हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इस टॉपिक पर मूव करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ रिवीजन दूंगा कि हम क्या पढ़ रहे थे और हमारा क्या क्या हो गया और क्या करना है। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसका कन्वर्जन होता था केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए वाई छूटा हुआ है। केमिस्ट्री केमिकल एनर्जी से रिलेशन रहता था। मैंने बोला था कि इन दोनों के इंटर कन्वर्सन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्सन केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्सन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए पढ़ते हैं। और इनको कौन करता है? तो वो करते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब इनको हमने ब्रीफली दो में बांटा था, बट ओवरऑल अगर चैप्टर पे बात की जाए तो हमने इनका 3 डिवीजन किया था। तो जब हमने इनको ब्रीफली 2 भागों में बांटा था तो आपको याद होगा, एक था हमारा गैल्वेनिक सेल जिसको हम दूसरे नाम से जानते थे वोल्टाइक सेल, और दूसरा जो टाइप बच गया था वो था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये केमिकल सेल्स के टॉपिक्स एक और बच गए थे हमारे, कौन से? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। याद कीजिए, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम क्या पढ़ते थे? दैट इज किसके फ्लो? आयंस के फ्लो के बारे में। तो ये सब हमने आपको ब्रीफली बताया। अब आप याद कीजिए कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल पढ़ चुके हैं। ये हमने कंडक्टेंस ऑफ फ्लो, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सारा कुछ आपको पढ़ा दिया। बच गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यही हमारा बचा हुआ है। हमने स्टार्टिंग में भी दोनों को एक रफ डिफरेंस बताया था दोनों के बारे में। हमने बोला था कि जो भी गैल्वेनिक सेल है वो हमारी केमिकल एनर्जी को क्या करती थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती थी। केमिकल एनर्जी हम देते थे और वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते थे। हमने इनके बारे में एक और चीज बोली थी कि इनकी जो भी रिएक्शंस होती थी वो स्पॉन्टेनियस होती थी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देते थे। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देने का मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देने का मतलब थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या था? उसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए? किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए। एक ये पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था, इस टॉपिक को हमने कहा था कि बेस क्या है इसका? तो बेस था रेडॉक्स रिएक्शन। बेस क्या था? रेडॉक्स रिएक्शन। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इसमें आपको बोली थी कि एनोड इसका नेगेटिव होता है, इसलिए मैं रेड से लिख देता हूं, एनोड इसका नेगेटिव होता था। अब गैल्वेनिक सेल हम पढ़ चुके हैं, इसको कंपेयर करके इलेक्ट्रोलाइटिक में आएंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अब हमारा काम हो गया केमिकल टू इलेक्ट्रिकल हो गया, तो बच कौन सा गया है? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। अब देखिए बात, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है। यहां हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा था, यहाँ इनपुट केमिकल एनर्जी और आउटपुट इलेक्ट्रिकल। यहाँ इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट केमिकल एनर्जी है। अब अगर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी तो यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका भी बेस क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, बट यहाँ पे जो एनोड होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अब वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस लेक्चर में बताया था कि एनोड को और कैथोड को कभी भी, अब हम पोलैरिटी पे बात नहीं करेंगे इन जनरल, क्योंकि ये बदल जाती है। देखिए बदल गई। गैल्वेनिक सेल में अगर एनोड नेगेटिव था तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव। अब हम ये चीज कंफर्म कह सकते हैं कि हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन का परफॉर्मेंस होगा, हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और हमेशा
एनोड पे ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे रिडक्शन। अब यहाँ कैथोड हमने लिखा नहीं है ताकि आपका कंफ्यूजन कम हो। एनोड नेगेटिव है तो कैथोड पॉजिटिव होगा, एनोड पॉजिटिव है तो कैथोड नेगेटिव होगा, बट कैथोड पे दोनों ही केस में रिडक्शन और एनोड पे दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन होगा। ये क्लियर है। अब यहां से थोड़ा आगे हम सोचे तो हमें याद कीजिए जब हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल के बारे में, या इसके पहले हमने एक डेनियल सेल डिस्कस किया था। हमने वहां 3 केसेस लिए थे, एक 1.1 वोल्ट से कम, एक 1.1 वोल्ट पे एंड एक 1.1 वोल्ट से ज्यादा। तो 1.1 वोल्ट जब इक्वल था तो हमने कहा था इक्विलिब्रियम का केस है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, करंट फ्लो नहीं करेंगे। कम वाले में यह सेल आया था हमारा गैल्वेनिक सेल। जब करंट बढ़ गया था 1.1 से, उस समय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया था। क्यों? क्योंकि करंट वहां पे रिवर्स मोड में, वहां पे सेल रिवर्स मोड में काम करता था। इसमें नॉर्मल मोड में, इसमें रिवर्स, और रिवर्स मोड में चीजें क्या होंगी? उल्टी। इसलिए देखिए पोलैरिटी उलट जाती थी क्योंकि ये रिवर्स मोड वाला है। तो जो चीजें गैल्वेनिक सेल में हमने पढ़ी थी वो नॉर्मल मोड में, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हम पढ़ रहे थे वो रिवर्स मोड में। इसका हमने दोनों केस स्टार्टिंग वीडियोज में, लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो अब हमारे लिए यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन वाइज बात की जाए तो इसमें हमने 2 अलग अलग चैम्बर्स लिए थे, बीच में U2 डाला था इन्वर्टेड। इसमें चैम्बर अब एक ही होगा। क्लियर है? बस मेजर डिफरेंस आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम केमिकल एनर्जी इनपुट देते थे, हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती थी। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग से खुद से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनपुट देना है। अब हमें ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनपुट देना है। जैसे हम बाहर से इसमें बैटरी जोड़ रहे हैं, अब हम बैटरी जोड़ रहे हैं तो रिएक्शन खुद से कहां हो रहा है? हमें बैटरी जोड़नी पड़ रही है, इसलिए रिएक्शन खुद से नहीं होंगे तो ये क्या होंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर है? तो अब ये सारी चीजें हमने अपने लिए पढ़ ली है। बचा हुआ हमारा सेक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो आज हम डिस्कस कर लेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बाद हमारा सिर्फ बच जाएगा अबाउट बैटरीज, तो आज हम इसको खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बैटरीज, फ्यूल सेल्स, कोरोजन, नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में मैं इसको रब करूंगा और कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विच इज द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मैं अब इसको रब करूंगा और डायरेक्टली अपने इस सेक्शन पे मूव करेंगे। तो आफ्टर ए बेसिक ब्रीफ डिस्कशन या रिवीजन, उसके बाद अब हम अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सेल और बैटरी को लेकर आपके लिए कंफ्यूजन आता होगा। तो जो एक्सटर्नल बैटरी है उसको छोड़ के अगर हम देखें तो क्या रहेगा हमारा सेल? एक्चुअली उसमें 1 और मोर सेल कनेक्टेड रहते हैं सीरीज में। तो द एंटायर असेंबली आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट the external battery। क्लियर है? तो the entire assembly except the external battery। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में थोड़ी देर पहले हमने एक ब्रीफ रिवीजन ले लिया है। अब हम इसका जरा कंस्ट्रक्शंस देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन मैं बना देता हूं आपको, देखिए। अनलाइक गैल्वेनिक सेल, इसमें एक ही चैम्बर होंगे। अनलाइक का मतलब उसमें एक नहीं था, उसमें 2 अलग अलग चैम्बर होते थे। और रॉड इसमें भी 2 ही डिप होगी। 2 रॉड का कलर बदल देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। अब इन दोनों रॉड को क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे। क्या रहेगा यहां? इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए और क्या क्या होगा। अब यहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स तो हैं, अब इन दोनों के बीच में हमें कनेक्शन करना पड़ेगा। कनेक्शन कैसा रहेगा? सीरीज में। अब सीरीज में कनेक्शन करने के पहले हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम किसको एनोड असाइन कर रहे हैं और किसको कैथोड। तो लेफ्ट वाले को जनरली हम एनोड लेते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में एनोड क्या होता है? बहुत ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोलाइट के केस में एनोड पॉजिटिव होता है और एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये सारी जानकारी हमें है पहले से। तो इधर क्या हो जाएगा? कैथोड। कैथोड पे कौन सा सिंबल? माइनस, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। अब हमें पता है कौन प्लस है कौन माइनस है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। तो देखिए प्लस माइनस, सॉरी थोड़ा छोटा ले लेंगे, सीरीज में ऐड कर लिए, दोनों के बीच में करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमने रॉड ली है वो कैसे लिए हैं, तो रॉड हमारा प्लेटिनम का रॉड रहेगा। किसका रॉड रहेगा, प्लेटिनम, यहीं पे लिख देंगे प्लेटिनम। अब प्लेटिनम क्यों, क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट मेटल होता है, इनर्ट, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया हमने। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड क्यों लिया, ताकि जो भी हमारा अपना पर्सनल यहाँ रिएक्शन चल रहा है उसमें ये खुद का कुछ रिएक्शन चालू नहीं कर दे, इसलिए इनर्ट, किसी से इसको कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट्स हम क्या ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे हम मोल्टन NaCl। क्या लेंगे, NaCl। पर NaCl का स्टेट कैसा रहेगा, मोल्टन। NaCl डिसोसिएट कैसे होगा, ध्यान रहे एक गीला NaCl है, मोल्टेन है, लेकिन पानी नहीं मिला हुआ है, NaCl को ही गर्म करके पिघलाया हुआ है मोल्टेन फॉर्म में, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हैं हमारे, मोल्टेन्स। अब यहां देखिए पोलैरिटी, एनोड पॉजिटिव है तो इस पे कैसे चार्ज रहेंगे, कैथोड हमारा नेगेटिव है, क्लियर है, दोनों हमारे इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम के हैं। अब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स हमने लिया है NaCl, वो ब्रेक डाउन कैसे करेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो मैं थोड़ी जगह बना लूंगा इनको लिखने के लिए। जब हमने इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया है तो ब्रेक डाउन करेगा Na प्लस एंड Cl माइनस, तो मैं इधर लिख देता हूं Cl माइनस और इधर लिख देता हूं Na प्लस। क्लियर है, यहां से आप देख सकते हैं। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा कि देखिए क्या होगा क्या कि जब ये हमारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव चीजें एनायंस इसके तरफ जाएंगी, एनायंस इसकी तरफ मूव करेंगी, और ये प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव है तो इसके तरफ कैटायन मूव करेंगे, इसलिए मैंने इस मैनर में लिखा। इलेक्ट्रोलाइट्स तो हमारा मोल्टेन NaCl ही है जो ब्रेक डाउन हुआ Na प्लस एंड Cl माइनस में। सिंस हमारा ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो Cl माइनस एनायंस इसकी तरफ मूव करेंगे, और ये इलेक्ट्रोड्स हमारा नेगेटिव है तो कैटायन इसकी तरफ मूव करेंगे। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारी चीजें बहुत क्लियर है। अब एक छोटा सा रफ नोट लिख लेंगे फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसा कि हमने रिवीजन में भी किया था। तो देखिए क्या होगा, हमने एक्सटर्नल बैटरी का दिया है सप्लाई, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन कहां पे होगा, केमिकल एनर्जी में। हमने एक्सटर्नली इसको एनर्जी दी है बैटरी लगा के। अब हमने बैटरी लगाया है तो ये श्योर है कि रिएक्शन खुद से, अगर बैटरी को ऑफ कर दूं या निकाल दूं तो ये रिएक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि बैटरी के लगाने से ही वो एक्साइट होके होगा, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। कैसा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और मैंने बोला था कि इनका बेस क्या रहता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन। अब जब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा G पॉजिटिव होगा। एक और चीज जो हम जानते हैं कि इनमें प्रॉब्लम क्या है, या प्रॉब्लम नहीं कह सकते, डिफरेंस। वहां पे 2 चैम्बर होते थे, यहां पे ओनली 1 चैम्बर, सो ओनली 1 चैम्बर, अनलाइक गैल्वेनिक सेल। अनलाइक वर्ड पे ध्यान देंगे क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं था, अनलाइक गैल्वेनिक सेल। अब एक और लास्ट चीज बता दूं कि वहां पे हमारे एनोड नेगेटिव रहते थे, यहां पे हमारे एनोड कैसे हैं, पॉजिटिव है। अब इतना जानने के बाद हम कंसंट्रेट करेंगे अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पे। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है हमारा वो सॉल्यूशन में मिलकर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना देगा। पर ध्यान रहे, सॉल्यूशन का मतलब आप ये मत समझिएगा कि यहाँ कुछ और भी पानी डाला हुआ है, नहीं, मोल्टेन, इसी को गर्म करके पिघलाया हमने तब ये बने, गर्म करके पिघलाया। सॉल्यूशन में पानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ NaCl है। अगर NaCl में पानी डाला रहेगा वहां मोल्टेन की जगह एक्वस NaCl लिखा रहेगा। एक्वस में आपको NaCl भी डिसोसिएट होंगे Na प्लस Cl माइनस में, और पानी भी डिसोसिएट होंगे H प्लस एंड OH माइनस में, बट यहाँ पानी नहीं है इसलिए हमने पानी के लिए नहीं लिया है।
अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बॉन्ड्स कैसे होंगे, जो रहेंगे उनके बॉन्ड्स रहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बॉन्ड रहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब नाम से ही लग रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोवैलेंट, बट जनरली आप कंफ्यूज करेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट क्या है। तो आपने दो तरह के बॉन्ड्स पढ़े हैं, एक आयनिक एक कोवैलेंट। आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर होता था, जैसे NaCl Na+Cl- कंप्लीट पोलराइजेशन। तो कंप्लीट होता था वही हमारा आयनिक होता था, उसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट। तो ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड ही है, सॉरी बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में जैसा कि मैंने बोला, जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होते हैं कैसे होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज भी मैंने आपको क्लियर कर दी अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स। जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उनमें कैसे उनके नेचर होंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो आयनिक बॉन्ड जिसमें चीजें ब्रेक डाउन करती हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको नोट करने के लिए कहूंगा। आफ्टर इन सारे डायग्राम से हमें क्या कंक्लूजन मिला, तो वो हमें नोट करना पड़ेगा। तो नोट, क्योंकि इस सब से हमें क्या पता चला, तो ये नोट बहुत जरूरी है, इसको बहुत ही ध्यान से नोट करेंगे। अब जाके देखिए यहाँ पे पिक्चर पे एक बार फिर से एनालाइज कीजिए। अब ये कह रहा है कि जो हमारे कैटायंस हैं वो कहां जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। कैटायंस जो पॉजिटिव है वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, जो नेगेटिव है, ध्यान देंगे। कैटायंस जो पॉजिटिव हैं, मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिख रहा हूं और लिखते हुए समझाते चल रहा हूं। कैटायन जो कैसे हैं, पॉजिटिव है। कैटायन जा कहां रहे हैं, कैथोड पे, जो खुद कैसे हैं, नेगेटिव। खुद कैसे है, नेगेटिव। अब कैथोड पे जब जा रहे हैं तो कैथोड पे होगा कि आपको भी पता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है हमेशा, आपको याद रखना है। अब जब रिडक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। रिडक्शन का मतलब ही क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा जगह बचाएंगे हम, एक और लाइन लिखनी है हमें। अब जब गेन हो रहा है रिडक्शन के कारण, तो ऑब्वियस सी बात है कि चीजें आएंगी और यहां पे क्या होंगी, डिपॉजिट होंगी। चीजें यहां पे क्या होंगी, डिपॉजिट होंगी। अब सेकेंड केस देखिए, हमने कैटायन की बात की कि जो पॉजिटिव है वो कैथोड नेगेटिव की तरफ जाता है और वहां पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, दैट इज डिपॉजिट करेंगे आके। अब उल्टा दूसरे इलेक्ट्रोड पे, एनायंस जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रोड पे जाएंगे किस पे, एनोड जो पॉजिटिव है। एनायन जो नेगेटिव है, बहुत ध्यान से देखेंगे, एनायन जो खुद नेगेटिव है जा कहां पे रहे हैं, एनोड पे, और एनोड खुद कैसा है, पॉजिटिव। एनोड खुद कैसा है, पॉजिटिव। और एनोड पे क्या होता है हमें पता है, ऑक्सीडेशन। अब जब ऑक्सीडेशन है तो वहां पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस का मतलब क्या हो रहा है कि ये डिसॉल्व होते जा रहा है। लॉस का मतलब क्या हो रहा है, डिसॉल्व। क्लियर है। अब दोनों लाइन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए, दोनों नोट में, तो मैं बीच में एक थोड़ी लाइन बना देता हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये दोनों नोट आप ध्यान से लिख लेंगे, चाहिए तो बॉक्स के फॉर्म में डाल लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। बस। तो अब इस पूरे पिक्चर से, पूरे डायग्राम से हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन पता चला। इसमें भी दो इलेक्ट्रोड हैं, बस चेंबर एक ही है। इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स हम डिफरेंट ले सकते हैं। इस केस में हमने मोल्टन NaCl लिया था। मोल्टन NaCl का मतलब कि पानी नहीं है, उसी को पिघलाया गया है, तो सिर्फ Na+ और Cl- के आयंस है। सिंस हमने बैटरी से जोड़ा हुआ था, पॉजिटिव पोलैरिटी वाले इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्जेज है, नेगेटिव पोलैरिटी वाले पे नेगेटिव चार्जेज है। पॉजिटिव वाले पे एनायंस जाएंगे क्योंकि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव जाएंगे।
अब यहां से हमने बोला कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके नेचर के बारे में आपको समझाया, ये हमने बेसिक बताया कि डिफरेंस क्या था। गैल्वेनिक के रेफरेंस में हमने वहां उल्टा पढ़ा था, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं, जो बैटरी जा रहा है केमिकल में। सिंस हम बैटरी दे के स्टार्ट कर रहे हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस, चेंबर एक ही है। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे एनोड पॉजिटिव हो चुका है, ध्यान देने की बात है। सबका कंक्लूजन हमने किया नोट कि जो कैटायंस है वो कैथोड पे मूव कर रहे हैं, जो कैटायंस है वो कैथोड पे मूव कर रहे हैं, और जो एनायंस वो एनोड पे। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और गेन का मतलब चीजें आगे उस पर डिपॉजिट होंगी। एनायंस नेगेटिव है, जा रहे हैं किस पे, एनोड पे, जो कि पॉजिटिव है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब चीजें डिसॉल्व कर रही हैं। अब इतना आप समझ गए, तो अब हम क्या करेंगे कि हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि सिर्फ किसी की क्वालिटी बताना, जैसे दो स्टूडेंट हैं तो क्वालिटी बताइए, कौन अच्छा कौन बुरा, बस इतना ही, पर कंपेयर नहीं कर पाएंगे कितना अच्छा कितना बुरा। सो आफ्टर क्वालिटेटिव हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव, कितनी क्वांटिटी। अब अच्छा बुरा बता सकते हैं, ये 70% अच्छा है, वो 75% अच्छा है, पहला 70 दूसरा 75। तो जब हम सिर्फ एक एडजेक्टिव यूज करें, अच्छा बुरा गुड बेटर, वो क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट में हमें सिर्फ ये जानने को मिलेगा कि कौन जाएगा एनोड पे, कौन जाएगा कैथोड पे, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, ये सब चीजें हम जानेंगे क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट में। उसके बाद बढ़ेंगे क्वांटिटेटिव, जहां उनके क्वांटिटी के बारे में डिस्कस होगा। तो पहले मैं इसको रब करता हूं और हम चलेंगे क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट में। So before moving to our next topic, that is qualitative aspect of the electrolytic cell, तो हमने अभी बोर्ड रब करने के पहले दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला था और उसको नोट के फॉर्म में लिखा था। तो क्या था, हमने पढ़ा था कि कैटायन किधर मूव करता था, कैथोड की तरफ, एंड एनायन किधर मूव करते थे, एनोड की तरफ। जस्ट अभी बोर्ड रब करने के पहले जो हमने नोट बनाया था, कंक्लूजन बनाया था, वो कंप्लीट फाइनल कंक्लूजन यही था कि कैटायन जाएंगे कैथोड की तरफ, एनायन जाएंगे एनोड की तरफ। वहां पे हमने क्या लिखा था कि कैटायन होते हैं पॉजिटिव तो जाएंगे किसकी तरफ, कैथोड यहाँ पे है नेगेटिव, और एनायन होते हैं नेगेटिव तो जाएंगे कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एनोड कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। अब इन चीजों को हमने इसलिए लिख दिया है कि हमें क्लियर हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब जब मूव करेंगे हम क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट पे, तो यहाँ भी हमें वही करनी पड़ेगी कि देखना पड़ेगा कि, और एक चीज और यहाँ पे क्लियर है कि कैथोड पे क्या होता था, आप याद कीजिए, कैथोड पे होता था रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता था, ऑक्सीडेशन। एनोड पॉजिटिव होता था, एनायन नेगेटिव चीजें उसके ऊपर जाती थी। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे, कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे, वन बाय वन। तो इस साइड ले लेंगे हम एनोड के लिए, इस साइड ले लेंगे कैथोड के लिए, क्लियर है। अब हमने पहले ही कह दिया कि हमारा कैथोड कैसा, एनोड कैसा होता है, तो एनोड हमारा ऐसा होता है पॉजिटिव, इस केस में तो एनोड होता है हमारा पॉजिटिव। तो कैथोड कैसा रहेगा यहाँ पे, नेगेटिव। अब सिंस एनोड हमारा पॉजिटिव है, बट यहाँ पे होता कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन। अब हम यूटिलाइज करेंगे अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को। एज वी नो दैट ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए, इसके बिना आपको बहुत ही मुश्किल आ जाएगी। अब देखिए क्या हो रहा है, अब हमने यहां से क्या पढ़ लिया कि एनोड पे कौन जाएगा, एनायंस। एनायंस हमें कैसे आएंगे, जब हम मोल्टन NaCl की बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रोलाइट्स, याद कीजिए, जो NaCl लिया था हमने वो मोल्टन था, मतलब उसी का पिघला हुआ फॉर्म था, हमने कुछ भी उसमें डाला नहीं था। अब यहां से एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे एनायंस जाएंगे। एनायंस कौन है देख लीजिए, ये है, और ये है कैटायंस। तो ये जाएंगे एनोड पे, ये जाएंगे कैथोड पे, क्लियर है, क्योंकि हमने नोट में पढ़ा है कि एनोड पे हमेशा एनायंस जाएंगे। एनायंस कौन है हमारे, Cl-, इसलिए हमने वहां A लिख दिया, एनोड पे आ गए। अब एनायन एनोड पे आ गए हैं,
अब हमें इनका क्या करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कैसे होगा इनका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो गया लॉस, इधर से माइनस तो इधर प्लस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और हमें क्या मिल गया, क्लोरीन गैस। अब सिंस क्लोरीन गैस डाई एटॉमिक गैस होती है तो 2 लेके हमने 2 से डिवाइड कर दिया, Cl लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अब इधर का आइए, हमने बोल दिया था कि एनोड पे एनायन जाएंगे, तो एनायन Cl माइनस एनोड पे गए। अब कटायन कहां जाएंगे, C से कैथोड पे, तो कैथोड पे कौन आएगा, Na+। अब कैथोड पे क्या करना होगा, हमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना होगा। तो ये जो Na+ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। बहुत क्लियर है। तो यहां पे हमें क्या मिला, तो कौन सी चीजें कहां पे जा रही थी, हमारा पिछला नोट ही डिस्क्राइब कर दे रहा है कि जो नेगेटिव चीजें हैं, एनायंस है, उनको एनोड पे डालिए, जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको कैथोड पे डालिए। जो कैटायन है, C फॉर कैटायन, C फॉर कैथोड, A फॉर एनायन, A फॉर एनोड। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में इन चीजों को बार बार पढ़ना है। अब जब ये हमने प्रोसेस कर लिया तो इसका समरी अगर कोई पूछे कि समरी क्या है इसका, समरी, तो समरी में हमें बताना होता है कि एनोड पे क्या बना और कैथोड पे क्या। कब, जब हमने लिया क्या था, मोल्टन NaCl। तो एक बार एनोड का बता देंगे, एक बार कैथोड के लिए। और चीजें हमें क्लियर दिख रही हैं। देखिए एनोड पे क्या बना था, क्लोरीन गैस। कैथोड पे क्या बना था, सोडियम मेटल। अब यहां से हम सीख चुके हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस कि इलेक्ट्रोलाइट्स कहां पे ऑक्सीडाइज होंगे, कहां पे रिड्यूस होंगे, किस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा, किस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा, एनायंस किस पे जाएंगे, कैटायंस किस पे जाएंगे। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली अंडर द क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। अब क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट पढ़ने के बाद हम मूव करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस पे। यहां तक का हमने मैक्सिमम डिस्कशन कर लिया है। अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस चलेंगे तो उसके अंडर में हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस करके करेंगे क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट कि कितना अमाउंट। अभी सिर्फ हमें ये पता चला कि यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे Cl2 क्लोरीन गैस मिल रहा है, यहाँ पे सोडियम मिल रहा है, पर कौन कितना हो रहा है ये हमें पता नहीं चल रहा। अभी सिर्फ क्वालिटेटिव है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस पे मूव करके क्वांटिटेटिव की बात करेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जस्ट बिफोर हमने कंप्लीट किया है क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमने फिनिश किया है, जहां हमने पढ़ा था कि कौन सी चीजें ऑक्सीडाइज होंगी, कौन सी चीजें रिड्यूस होंगी। अब मूव करेंगे क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट, कितनी अमाउंट बताने के लिए। बट बिफोर मूविंग टू द क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट, अगर आपके मन में इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कोई डाउट है तो आप इसका सीधा मतलब समझ लेंगे कि केमिकल चेंजेस कैसे, like oxidation and reduction occurring at electrodes when electric current is passed through the electrolytic solutions। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स पे कैसे केमिकल चेंज होता है, यानी इस पे कैसा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। तो आपके लिए यही चीज है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए एक बैटरी जोड़नी होगी और उस बैटरी को जोड़ देने से हमारे पूरे सेटअप में दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्या फेनोमेनन हो रही है, वही इलेक्ट्रोलाइसिस है। और फेनोमेनन मेनली क्या होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो क्वालिटेटिव फिनिश करने के बाद हम मूव करेंगे क्वांटिटेटिव से। बहुत ध्यान दीजिएगा कि क्वालिटेटिव में वैल्यू नहीं बता सकते थे, सिर्फ अच्छी, बुरी, कम, ज्यादा। अब क्वांटिटेटिव पे जब मूव करेंगे तो हमें क्वांटिटी बतानी पड़ेगी। तो इसके लिए आए हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमें पढ़ना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब फैराडेज ने भी जो लॉ दिए थे तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ। तो देखिए क्या कहते हैं हमारा फर्स्ट लॉ। अब ध्यान देना है कि हमें क्वांटिटेटिव की बात करनी है, क्वांटिटी की बात आएगी। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट या लिबरेट हो किसी भी इलेक्ट्रोड पे, ये कैसे पता चलेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना चार्ज सॉल्यूशन से पास किया गया है। तो इसको सेंटेंस में डाल लेंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड
amount of substance deposit or liberated at any electrode is directly proportional to। अब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बात किस चीज की हो रही है कि सब्सटेंस कितने डिपॉजिट या लिबरेट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बट किसके, तो अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट, या यूटिलाइज, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट या यूटिलाइज, कहां पे, यूटिलाइज थ्रू द सॉल्यूशन। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझ जाएंगे तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दो ही चीज कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होती है, केमिकल चेंजेस होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट इलेक्ट्रोड्स, और किसके कारण कि जो हम उसमें करंट पास करते थे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो अब उसी को लेकर फैराडे एक लॉ लेके आए हैं और उन्होंने कहा कि वो कितने होंगे अमाउंट वाइज, क्वांटिटी वाइज, तो उतने ही जितने चार्ज उनमें पास करेंगे उस सॉल्यूशन से, कितने, जितने चार्ज का अमाउंट वहां से पास करेगा उस सॉल्यूशन से। तो अगर इसको मैथमेटिकली इसको दिया जाए तो देखिए अमाउंट या वेट, देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास या वेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज क्यू से होता है कूलम्स में। तो यहां डब्ल्यू क्या हो गया हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या वेट। अब आ गया क्वांटिटेटिव, कितना वेट कितना अमाउंट, क्यू क्या होता है हमारा, चार्ज इन कूलम्स। ठीक है। अब जब कहीं से भी हम प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाते हैं, सिंबल को हटाते हैं, तो एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट आ गया जेड। तो जेड या क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। अब जेड हमें पता है, W पता है, Q को हम थोड़ा सा एलोबरेट कर सकते हैं कि चार्ज क्या होता है, तो Q होता है I इंटू टी। ध्यान देंगे Q क्या होता है, चार्ज कितने पास होते हैं, जितना करंट और जितने टाइम में वहां से पास करे उसी का मल्टीप्लीकेशन होते हैं। चार्ज कितने, जितना करंट I और कितने टाइम के लिए वहां से पास किया। अब यहां से एक चीज हम जरूर कह सकते हैं कि जो जेड अभी हमें थोड़ा पता नहीं हो रहा कि उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, उस जेड के बारे में अगर डिस्कस करें तो जेड क्या होगा, जब स्पेशल केस डिस्कस करूं कि आई वहां पे 1 एम्प हो जाए और टाइम 1 सेकेंड हो जाए, जब करंट 1 एम्पियर का पास हो और टाइम 1 सेकेंड के लिए, 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास हो, तो आई की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 1, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। उस केस में डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, व्हेन अमाउंट ऑफ करंट या करंट ऑफ 1 एम्प्स इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, एट दैट टाइम W या मास ऑफ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू जेड। जब इन दोनों की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड में 1 से मल्टीप्लाई होकर जेड रह जाएगा, W इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। अब जेड के बारे में थोड़ा जानेंगे कि जेड होता क्या है। तो जेड क्या होता है, देखिए अब जेड जानने के लिए एक टर्म आप जानेंगे हमारा क्या, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को फैराडे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं सारे टर्म्स पढ़ाऊंगा और पहले भी पढ़ाया हुआ। तो यहां पे जेड पता है, एम नया आया, एम क्या हमारा, एटॉमिक वेट, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में बताऊंगा, पहले भी पढ़ा हमने। एफ क्या है, फैराडे है। अब हमें पता है कि W क्या है, ध्यान से देखेंगे W क्या है, W इक्वल टू ZIT। W क्या है हमारा, ध्यान से देखेंगे आपको नीचे दिख रहा होगा, W इक्वल टू, इस लाइन को मैं करना चाह रहा हूं, देखिए ध्यान से, W इज इक्वल टू Z, तो Z कॉपी कर देता हूं मैं,
M N F। W के जगह W, Z की जगह Z कॉपी हो गया, बच गया IT। ध्यान देंगे। तो ये हुआ हमारा फाइनल फॉर्मूला W = MIT/NF। अब ये अगर चीजें क्लियर हैं तो हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे हमारा बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। बट आपको ध्यान होना चाहिए था कि फैराडे की वैल्यू मैंने आपको बोली थी कि अप्रॉक्स में हम 96500 कूलम्स लेते थे। तो अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो हम एक न्यूमेरिकल्स करेंगे कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और जो हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं कि क्वांटिटेटिव कितना क्वांटिटी मिला, तो उस न्यूमेरिकल्स में जब हम क्वांटिटेटिव वैल्यू निकालेंगे, वेट निकालेंगे, हमें पता चल जाएगी। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है फैराडे के लॉ के हिसाब से चार्ज पास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में जेड डाला। जेड क्या है? तो जेड एक ऐसा चीज है जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करे तो डब्ल्यू के बराबर हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। क्यू का हमें पता है कि चार्ज कितने होते हैं, तो करंट पास थ्रू दैट टाइम, तो करंट कितने एम और कितने टाइम के लिए पास किया। जेड हमें पता है कि एटॉमिक वेट बाय एन इंटू एफ होता है, और इस जेड की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो जेड की जगह पे ये वैल्यू और IT बच गया। अब इस पे हमें एक न्यूमेरिकल करना है, तो मैं इधर थोड़ा रब करके जगह बनाऊंगा और न्यूमेरिकल नोट डाउन करूंगा, फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले मैं इस सेक्शन को रब कर देता हूं। तो हमने पढ़ा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसकी थ्योरी हमने कंप्लीट की। उस थ्योरी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। एक सॉल्यूशन लिया गया CuSO4 का जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया फॉर 10 मिनट्स के लिए। उस पर जो करंट पास किया गया उसका मैग्नीट्यूड था 1.5 एम। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। मास ऑफ कॉपर यानी क्वांटिटी अब पता चलेगी, क्वालिटी नहीं कि अच्छा हुआ कि बुरा, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी पता करने के लिए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास देखिए क्या फॉर्मूला है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फर्स्ट लॉ पढ़ा है तो ऑब्वियसली मैं इस पे क्वेश्चन कर रहा हूँ फर्स्ट लॉ का। जब सेकंड पढ़ेंगे तो हम पहचानना सीखेंगे कि एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट लॉ का और कौन सा सेकंड लॉ का। बट अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। बोलेंगे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। फार्मूला क्या है? W = MIT/NF। अब n निकालने के लिए हमें पहले इक्वेशन पे ध्यान देना होगा। इक्वेशन क्या है देखिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आप सब देख लीजिए। कॉपर सल्फेट गिवन है, 10 मिनट तक करंट पास और एनी टाइम गिवन है, I पता है 1.5 एम्स, और हमें निकालना है मास ऑफ कॉपर। अब हमें पता है क्या, देखिए हमें पता है कि कॉपर सल्फेट की बात हो रही है, तो Cu2+ का जो आयन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ही कॉपर बनता होगा। ये एक्वस फॉर्म वाली बात है। तो Cu2+ के आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ही कॉपर बनते होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए कितना चाहिए हमें? 2 फैराडे। तो हमें पता चल गया कि n कितना होगा, n = 2। सारी चीजें गिवन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निकालना है हमें W। अब W निकालना है तो W LHS में रह जाएगा। मास, एटॉमिक मास किसका? कॉपर का 63.5। I करंट कितना पास हुआ है? 1.5। टाइम 10 मिनट, मिनट को सेकंड में कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। n 2 निकाल चुके हैं। फैराडे की वैल्यू 96500। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो W की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी 0.296, और हमने यहां टाइम को भी सेकेंड में लिया था, क्या हो जाएगा? कितने ग्राम। तो ये हमारा देखिए क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटी पता चल गई, क्वांटिटेटिव रिलेशन। तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत आसानी से किया, क्योंकि फार्मूला हमने फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग डेराइव कर लिया था। सारी वैल्यूज गिवन थी, बस एटॉमिक मास हमें कॉपर का पता होना चाहिए, और I गिवन था 1.5, टाइम था मिनट में, हमें केयरफुली इसको सेकंड में डाल देना था। इक्वेशन से हमें इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया था कितने मोल्स थे, तो 2, और 9650 कूलम का फैराडे होता है। सबको सोल्व करके आपका आंसर बहुत आसानी से आ गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसको रब करेंगे और मूव करेंगे हमारे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे। After the Faraday's first law of electrolysis, now we'll move to the Faraday's
सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, पहले हम उसका डेफिनेशन देख लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। अब डेफिनेशन को हम समझेंगे। When same amount of charge is passed through different electrolytic solution, तो आपको ध्यान रखना है कि कब सेकेंड लॉ लगाएंगे, यहां से हिंट मिलेगा, कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से भरे हुए सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उस केस में सेकेंड फैराडे लॉ लगाएंगे। जब हम फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा रहे थे तो हमने कहा कि अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने एक ही पढ़ा है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। पर एग्जाम में क्वेश्चन जब जम्बल्ड रहेंगे तो उस समय आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब फर्स्ट लॉ लगाना है, कब सेकेंड लॉ। तो जनरल केस में तो फर्स्ट लॉ लगेगा। कब सेकेंड लॉ लगेगा? जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन से भरे हुए सेल्स सीरीज में कनेक्ट किए जाए, उस केस में उनके मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, उनके मास ऑफ जो सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे या डिसॉल्व होंगे एनोड पे या कैथोड पे, मास उनके किनके जो दो या दो से ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, वो किसके रेशियो में होंगे? रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। बहुत ध्यान से इस रेड लाइन को देखिएगा। कैसे पता चलेगा कि फैराडेज का सेकेंड लॉ अप्लाई करना है? तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के सेल्स कनेक्ट होंगे सीरीज में, और उनके मास किस रेशियो में आएंगे? उनके इक्विवेलेंट मासेज के रेशियो में। तो देखिए मैथमेटिकली आपको समझने में थोड़ी ज्यादा आसानी होगी। दैट इज मास की रेशियो की बात हो रही है, तो W1 by W2। अगर हमने एज्यूम किया कि दो सेल्स कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में, तो मास ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस मास ऑफ सेकेंड सब्सटेंस का डिवीजन किसके रेशियो के बराबर होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट वन बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकेंड वन। यही तो मैथमेटिकली इतनी छोटी सी चीज इतने बड़े डेफिनेशन में कही गई है। तो हम कह सकते हैं कि W क्या है? W1 मास ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस, मास ऑफ कौन सा सब्सटेंस? फर्स्ट सब्सटेंस। और W2 क्या है? मास कौन सा जो डिपॉजिटेड है, और W2 मास ही रहेगा पर किसका? सेकेंड सब्सटेंस का। E1 क्या रहेगा? इक्विवेलेंट मास किसका? फर्स्ट का। और E2 क्या रहेगा? इक्विवेलेंट मास ही रहेगा किसका? सेकेंड का। तो सारी चीजें बहुत क्लियर है कि जो इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ही कहिए, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट या इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वेट भी लिख सकते हैं। तो जनरली लोग इक्विवेलेंट वेट से यूज करते हैं। तो आप चाहे तो यहां लिख लें कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, पर कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ेगा। तो हमने देख लिया इन शॉर्ट कि क्या होता है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वेट ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेकेंड, जो दोनों के अपने अपने वेट डिपॉजिट हो रहे हैं वो किसके रेशियो में होंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड। तो थ्योरी पढ़ने से हमें पता नहीं चलेगा कि हम कैसे इसको क्वांटिटेटिव निकाल रहे हैं। तो जब हम एक प्रॉब्लम में इसको यूज करेंगे तो इसके लिए हम पहले इसको रब करेंगे और एक न्यूमेरिकल करेंगे फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे। तो आपको ध्यान में सिर्फ दो ही चीजें रखनी है, ये फॉर्मूला और जब सेल डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्टेड हो, बस दो चीजें, आपका काम हो जाएगा। तो मूव करते हैं हम अपने फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के न्यूमेरिकल्स पे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो पहले प्रॉब्लम को समझ लीजिए आसानी से। प्रॉब्लम दिखने में बड़ा है पर बहुत छोटा है। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, 3 तरह के सेल दिए हुए हैं। हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था सेकेंड लॉ में कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से कनेक्टेड सेल होंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स वाले सेल होंगे और सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो वही आ गया। पहला जो सेल है वो ZnSO4 सॉल्यूशन का है, दूसरा सेल AgNO3 का और तीसरा CuSO4 का। तो 3 डिफरेंट सेल्स दिए हुए हैं A, B, C, तीनों में सिंस डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है और कनेक्टेड कैसे हैं? सीरीज में। तो क्लियर हो गया कि हमें कौन सा लॉ लगेगा? सेकेंड लॉ। यही मैंने पहचानने के लिए सिखाया था आपको। करंट कितना पास हो रहा है उसमें? 1.5 एम्प्स का करंट पास हो रहा है, और तब तक पास हो रहा है जब तक सिल्वर इतना डिपॉजिट नहीं हो जाए। सिल्वर कहां पे है? Ag, किसमें? B वाले में। तब तक पास हो रहा है जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो जाए। एट कैथोड ऑफ B, हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो? पूछ रहा है कितने देर के लिए, यानी जो ये करंट पास कर रहा है वो कितने देर के लिए पास कर रहा है, T निकालना है। दूसरा,
व्हाट मासेस ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड, कॉपर और मास का जिंक क्या डिपॉजिट होगा। अब देखिए यहां से समझदारी, मैंने आपको बोला था कि जैसे ही डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आने लगे, डिफरेंट उसमें सॉल्यूशंस हो और वो सीरीज में कनेक्ट हो जाए तो हम सेकेंड लॉ लगाएंगे। यहाँ तो तीन है, सब सीरीज में कनेक्टेड है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स नेमली एबीसी कनेक्टेड इन सीरीज, करंट पास किया जा रहा है 1.5 एम्प्स, तब तक पास किया जा रहा है जब तक सिल्वर यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो जाए 1.5 ग्राम, और सिल्वर है किसमें, बी वाले में। कह रहा कब तक करंट पास होगा, हाउ लॉन्ग करंट फ्लो, और उनके मास डिपॉजिटेड क्या होंगे। तो ये तो मैंने अभी आपको सेकंड लॉ में बताया था, W1/W2 = E1/E2, कॉपर और जिंक का निकाल लेंगे। बट ये टाइम कहां से आएगा, तो टाइम वाला हमने पढ़ा था कहां पे, फर्स्ट लॉ में, याद कीजिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला याद कीजिए, उस फॉर्मूला पे हमने क्वेश्चन भी किया हुआ है, W = MIT/NF। यहां से सारी वैल्यूज गिवन है, बस हमें टाइम निकाल लेना है। तो सारी वैल्यूज क्या क्या गिवन है आप उस पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, पता चलते जाएगा। वेट देखिए कितना गिवन है, 1.45। एटमिक वेट किसका, एटमिक वेट किसका, सिल्वर का, क्योंकि बात किस कैथोड पे हो रही है, किस सेल पे, बी पे, एजी की। एजी का कितना होता है 108, 108। आई दिया हुआ है 1.5 एम्प्स। टी निकालना है हमें, टी को छोड़ लीजिए, एन। अब एजी की बात हो रही है तो एजी कैसे टूटता है, एजी प्लस, एक ही प्लस आता है एजी में, और एफ की वैल्यू कितनी होती है 96500। इन सब को जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी 863.7, टी की वैल्यू आ जाएगी 863.7, और किस चीज में आएगी, सेकंड में, क्योंकि हमने सब लिया था ग्राम में। तो 863.7 सेकंड है, थोड़ा इसको अच्छे से लिखना है, कंफ्यूजन नहीं हो। तो इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे करंट को, कितने देर के लिए, मतलब ये कितने टाइम के लिए पास हो रहा है, तो 14.4 मिनट आ जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारा करंट कितने देर पास करेगा, हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो। तो करंट फ्लो करेगा हमारा इधर 863.7 सेकेंड, और फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट 14.4 मिनट। क्लियर है। अब हमारा ये फर्स्ट सेक्शन हो गया है। सेकेंड सेक्शन, व्हाट मासेस ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड। तो आप याद कीजिए हमने इसमें सेकेंड लॉ में पढ़ा था W1/W2 = E1/E2। तो जगह थोड़ा कम है तो मैं इन सब चीजों को रब करूंगा। ये वाला सेक्शन आपका सॉल्व हो चुका है। इस सेक्शन के लिए कॉपर और जिंक के लिए हम इसको रब करेंगे और सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले मैं जगह बना दूं। तो हमें निकालना क्या है, अब बच गया हमारा सेकेंड सेक्शन, मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड। टाइम हमने निकाल लिया है, 14.4 मिनट आया था। अब यहां से हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ने क्या कहा था, W1/W2 = E1/E2। अब देखिए कि इसको स्मार्टली यूज कैसे करना है। कहा था उन्होंने W1/W2 E1/E2। अब हम इस रेफरेंस में लगा रहे हैं क्योंकि मास Ag का दिया हुआ था, तो Ag और कॉपर को एक साथ, इस दो को ही एक साथ लगा सकते हैं। अगली बार इस दो को लगा लेंगे, दोनों का कंपेरिजन हो जाएगा। तो देखिए अभी जो हम यूज कर रहे हैं किसके साथ, Ag का कॉपर के साथ। तो पहली बार में वेट किसका रहेगा, Ag का, दूसरी बार में वेट किसका रहेगा, कॉपर का। इन द सिमिलर फैशन इक्विवेलेंट वेट Ag का और इक्विवेलेंट वेट कॉपर का। इस फार्मूला को अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या पता है और हमें क्या निकालना है। वेट हमने क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पे 1.4 ग्राम Ag डिपॉजिट हो रहा था, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। और वेट ऑफ कॉपर हमें निकालना बाकी है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये हमें निकालना बाकी है। इक्विवेलेंट वेट हम क्या करेंगे, जो उनके वेट होंगे उनके n से उनको वैलेंसी से उनको डिवाइड कर देंगे। तो Ag का वेट हमें पता है क्या होता है 108, और Ag+1 होता है। थोड़ी देर पहले भी हमने जब n वाला फैराडे निकाला था। और कॉपर का वेट कितना रहता है, मास 63.5, और कॉपर Cu2+ से आता है तो ये 2 से डिवाइड होगा।
ध्यान से देखेंगे इक्विवेलेंट वेट मैं कैसे निकाल रहा हूं, बहुत ही आसान तरीके से। Ag का 108 हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट, और Ag प्लस में जाता है तो 1। कॉपर का पता है 63.5, कॉपर Cu2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन का 2 मोल का ट्रांसफर करता है तो डिवाइडेड बाई 2। इन सब को सोल्व कर लेंगे तो वेट ऑफ कॉपर आ जाएगा सिर्फ सिंप्लीफाई करके, और वो कितना होगा 0.426 ग्राम। कितना होगा 0.426 ग्राम। तो इसको आप बॉक्स में डाल लीजिए। अब जो काम हमने इन दोनों के लिए किया था, क्योंकि यहीं पे Ag डिपॉजिट हुआ था 1.5 ग्राम, याद कीजिए, अब यही काम इन दोनों के लिए कर लेंगे। क्लियर है? तो अब जो फार्मूला लगेगा Ag बाई Zn, फार्मूला यही रहेगा, लेकिन देखिए क्या हो जाएगा। अब W Ag बाई W Zn, E Ag बाई E Zn। अब ध्यान से देखें, ये तो मेन फार्मूला था, इन दोनों में अप्लाई किया तो Ag बाई Cu आया था। अब इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो Ag बाई Zn, Ag बाई Zn। क्लियर है? अब Ag की वैल्यू तो शुरू से ही गिवन है 1.45, Zn की वैल्यू हमें अभी निकालनी है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag मैंने पहले भी सिखाया 108, और Ag प्लस 1 होता है तो 1 से डिवाइड, ये डिवीजन का सिंबल है। जिंक का एटॉमिक मास होता है 65, और जिंक जाता है +2 में तो 65.2। यहां से हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करके एक ही चीज निकालना है, WZn, दैट इज 0.436 ग्राम। तो हमारा क्या आ गया, दोनों आ गया। वेट ऑफ कॉपर भी निकल गया, वेट ऑफ जिंक भी, यही तो निकालना था, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। तो पहला आ गया कॉपर का कितना 0.426, और जिंक का कितना आ गया 0.436 ग्राम। तो इसके साथ आप लोगों ने सीख लिया कि फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ, दोनों का स्टेटमेंट दिखाया मैंने, दोनों को डेराइव किया, और दोनों पे मैंने आपको अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी करा दिया। तो मैं इसको रब करता हूं और मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। तो हम पढ़ रहे हैं अब इलेक्ट्रोलाइसिस, अंडर इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए रफली हमने पढ़ा है, अब डिटेल्स में थोड़ा इसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट केस पढ़ेंगे मोल्टेन NaCl का, जो हमने देखा है, किसका MOLTEN, मोल्टेन NaCl यूजिंग, याद कीजिए हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया था, अभी वही केस कर रहा हूं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है तो इलेक्ट्रोड्स की चिंता ही नहीं करनी है, चिंता करनी है सिर्फ NaCl की, और सिर्फ NaCl मोल्टेन में है, यानी कोई और चीज नहीं, NaCl को ही पिघलाया गया है। तो NaCl कैसे टूटेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। क्लियर है? अब एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखना देख लीजिए, पहले भी इस पे किए हुए हैं, पर अब थोड़ा एडवांस वर्जन करना है तो एक इसकी प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। हमने बोला हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन। अब देखिए क्या करेंगे, Na। अब हमने जब पढ़ा था, मैंने बोला था A से एनोड है, इस पे A से एनायंस आएंगे, तो इस पे आ जाएंगे एनायंस कौन से, Cl माइनस। ऑक्सीडेशन कराना है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और बन क्या जाएंगे, देखिए एनोड पे A से एनोड, A से एनायन आएंगे, मैंने सिखाया था, एनायन हमारे Cl माइनस है, आ गए। ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, बन क्या गया हाफ Cl2, यानी क्लोरीन गैस यहां से हमको मिल गई। कैथोड पे कौन आएगा, कैटायन, C से कैथोड, C से कैटायन, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यहाँ रिडक्शन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बन क्या जाएगा मेटल। अब ध्यान दें कि मोल्टन स्टेट की बात हो रही है, तो ये अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, पिघला हुआ है, गीला है। अब जब भी आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब भी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पूछे तो लास्ट में आपको समरी लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो समरी क्या है, तो हम पढ़ रहे हैं मोल्टन NaCl, और हमें सिर्फ ये लिख देना प्रोडक्ट क्या है, कहां कहां पे, एक बार एनोड पे और एक बार कैथोड पे। आई होप कि आपको बोर्ड का ये सेक्शन दिख रहा होगा। एनोड पे क्या आया आप देख लीजिए, आप खुद से भी लिख सकते हैं। एनोड पे आपका क्लोरीन गैस आया है, और कैथोड पे आपका क्या है, सोडियम आया, बट लिक्विड फॉर्म में। क्लियर है? तो मोल्टेन NaCl का किया, तो मोल्टेन NaCl में NaCl छोड़ के कुछ भी नहीं था,
सिर्फ NaCl थे, और इलेक्ट्रोड भी हमारे इनर्ट्स हैं तो उनके भी कोई रोल नहीं था। ये हमने पहले भी देखा था जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आज पढ़ा था। अब मोल्टेन NaCl की जगह बस थोड़ा सा चेंज करेंगे और ले लेंगे हम लोग एक्वस NaCl। मोल्टेन NaCl की जगह थोड़ा सा चेंज होगा और हम ले लेंगे एक्वस NaCl। तो पहले मैं इसको थोड़ा जगह बना लूं और देखिए, तो हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट केस हमने पढ़ लिया था मोल्टेन NaCl के लिए। अब आ गया एक्वस NaCl यानी पानी मिला हुआ है, दैट इज NaCl सॉल्यूशन। अब क्या क्या चीजें हमारे पास, दो चीजें, एक तो हमारे पास NaCl भी है, तो NaCl कैसे टूटता है, Na प्लस NCl माइनस। अब हमारे पास सिंस इसका सॉल्यूशन है यानी एक्वस फॉर्म में, तो पानी भी है, और पानी भी तो वाटर भी तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा H प्लस एंड OH माइनस। फिर से हमारी कहानी वही रहेगी, एक बार हम एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, एक बार कैथोड की। एज वी नो वेरी वेल कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि अब यहाँ पे दो एनोड पे मैंने आपको बोला था एनायंस आएंगे, अब दो एनायंस है, तो अब हम दोनों का रिएक्शन देखेंगे और उनके बीच में कंपटीशन देखेंगे। तो पहला एनायन तो हम Cl माइनस ले लेंगे, Cl माइनस लेने से क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फिर वही जो फर्स्ट केस में था, कुछ नया नहीं। क्लियर है। अब दूसरा केस हमारा है वाटर का, इसके एनायंस कौन है, OH माइनस। तो जब हम इसका बैलेंस करके लिखेंगे तो 4OH माइनस, और इसमें से भी लॉस होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो बैलेंसिंग कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और बन क्या जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। बहुत ध्यान देंगे, पिछले केस में मोल्टन था, सिर्फ NaCl था, पिघला हुआ कुछ नहीं था। अभी भी इलेक्ट्रोड इनर्ट है, इलेक्ट्रोड रोल प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन NaCl में हमने पानी डाल दिया तो NaCl भी डिसोसिएट हुआ, पानी भी। एट एनोड एनायंस जाएंगे, एक बार क्लोरीन गया, ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन गैस मिला, ऑक्सीडेशन परफॉर्म हुआ यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। OH गया, उससे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, बैलेंस कर दिया तो ये सारी चीजें मिल गई। सिमिलर फैशन में हम किसके लिए बोलेंगे, कैथोड के लिए। तो कैथोड पे एक चीज तो पॉजिटिव क्लियर है, जब एनोड पे एनायंस जा रहे थे तो कैथोड पे कौन जाएंगे, कैटायंस, ये सारे अब जाएंगे कैथोड पे। तो सबसे पहला तो हमारा फेमस है Na क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा, Na प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन Na। अब यहां से H प्लस जाएगा, अगर H प्लस भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा। अब कंपटीशन चल रहा है, इस कंपटीशन से बचेंगे कैसे कि कौन जाएगा कौन रहेगा, जाना किसी एक ही को है। तो इसके लिए आएगा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ट्यूब थ्योरी। प्रेफरेंशियल PREFER ध्यान रखेंगे, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ट्यूब, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज या थ्योरी लिख लीजिए डायरेक्ट, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब देखिए प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहती है, बहुत आसान है। जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, हमने सीधा बोला था कि जिसका SRP ज्यादा उसका रिडक्शन ज्यादा, सीधी बात। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी थोड़ा रब कर दो, जिसकी SRP ज्यादा, SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो हाई द SRP हाई द रिडक्शन। क्लियर है। अब हाई द SRP हाई द रिडक्शन, तो अब क्या कहेंगे कि हाई द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जगह OP। अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा जिसका रिडक्शन। बट हम चीजों को हमेशा एक ही टाइप लेते हैं, यहां हमने रिडक्शन लिया तो इसको भी रिडक्शन में, तो हाई द ऑक्सीडेशन तो लो द रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस साइन का रिलेशन होता है। तो वहां पे हाई द SRP होगा तो यहाँ लो द SRP होगा। यही है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। बहुत ध्यान देंगे, एनोड पे इन शॉर्ट स्टार्ट कैथोड से, रिडक्शन उसी का होगा जिसकी SRP वैल्यू ज्यादा होगी। यही है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। एनोड पे ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई, दैट इज लो रिडक्शन पोटेंशियल। अब इन दो सबका रिडक्शन पोटेंशियल जब हमें पता चल जाएगा तो हमें पहचानने में आसानी हो जाएगी। अब Cl माइनस का E नॉट कितना होता है आप लिखते जाइए, Cl माइनस का E नॉट होता है 1.36 वोल्ट। E नॉट होता है आपको दिख रहा होगा 1.36 वोल्ट।
इसका ई नॉट होता है 1.23 वोल्ट। जगह नहीं है तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, आपको दिख रहा होगा। सब दिख रहा होगा आपको। अब इनके भी इनॉट लिख देता हूं आपको, तब हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या डिस्कस करना चाहते थे। 1.36 वोल्ट 1.23 वोल्ट दोनों इक्वेशन का हमने दे दिया। इसका लिखिए ई नॉट -2.71 वोल्ट। क्लियर। दूसरे वाले का ई नॉट होता है -0.83, पर फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हाइड्रोजन है तो हम 0 के आसपास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल ने कहा कि जिसका हाई एसआरपी हो उसको ले लीजिए। हाई कौन है? -2.7 की 0, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव से बड़ा होगा 0, तो यहां पे हम इसको ले लिए, कोई डाउट नहीं। सीधी सीधी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ने कहा कि जिसकी एसआरपी ज्यादा हो, दोनों का एक्सपेरिमेंटल एसआरपी हमारे सामने है, कंपेयर किया, 0 इज ग्रेटर हायर, तो इसको ले लिया बिकॉज दिस इज द नेगेटिव वन, तो लोअर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एनोड पे आएंगे, एनोड पे हायर वैल्यू किसकी है? क्लोरीन की, तो एनोड पे होना चाहिए क्लोरीन। होना कौन सा चाहिए? ध्यान से देखेंगे, क्लोरीन। क्यों सॉरी, अब हाई की बात नहीं कर रहे हैं, लो की बात कर रहे हैं, तो दोनों को कंपेयर करें। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं अभी उल्टा बोल गया। जब कैथोड पे बात करते थे तो हाई एसआरपी 0 बड़ा है, अब एनोड पे लो एसआरपी। लो किसकी वैल्यू है? इसकी। आउट ऑफ 1.36 1.23 इज लो, तो होना तो ये चाहिए था। क्लियर है? होना तो ये चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसकी एसआरपी क्या है? कम है, बट ये होगा नहीं। क्यों? यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है। होना तो चाहिए था आपका ये, बिकॉज लो एसआरपी इसी की है, बट हो जाएगा ए। तो क्यों? तो आप लिखेंगे कि ये एक्सेप्शनल केस है। अब मैं इसका रीजन भी आपको समझा दूंगा क्यों ऐसा हो गया, बट जनरली चीजें ऐसी नहीं होंगी। यहां क्यों हुई वो मैं समझाऊंगा। रूल वाइज हाई एसआरपी ये होना था, ये हुआ। रूल वाइज लो एसआरपी होना चाहिए था किसका? लो। 1.23 विथ रेस्पेक्ट टू 1.36 ये था लो, होना चाहिए था, ये हो गया ऊपर वाला। तो बात तो गड़बड़ हो गई कि ऐसा क्यों हुआ। अब ऐसा होने के लिए जब कोई भी आपसे पूछे सबसे पहले, तो आप उसको बोल देंगे कि इसका रीजन क्या है एक्सेप्शन का, तो आप लिख देंगे काइनेटिकली फेवर्ड। मैं आपको समझाता हूं अभी, काइनेटिकली फेवर्ड। अब काइनेटिकली फेवर्ड का मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे इस केस को, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन का बड़ा रोल है। अब क्यों बड़ा रोल है? क्योंकि यहाँ पे हमने जो पानी डाला है कम पानी है, कॉन्सेंट्रेशन अभी अच्छी है, अभी हमने सॉल्यूशन को कंप्लीट डाइल्यूट नहीं किया, अभी डाइल्यूटेड नहीं है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है। और कॉन्सेंट्रेशन एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। और जब कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रोल प्ले करेगा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो कॉन्सेंट्रेशन इसकी अच्छी है, इसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो डिसोसिएशन भी स्लो होगी। तो ये इनकी अच्छी कंसेंट्रेशन और अच्छी काइनेटिक होने के कारण काइनेटिकली फेवर हो गया। यहां तक आप फिर भी मेरी बात को मान लेंगे कि सर ठीक है, आपने बोला कि यहाँ कंसेंट्रेशन रोल प्ले कर रहा है, एंड वाटर बीइंग द वीक इलेक्ट्रोलाइट, इससे इसका कंसेंट्रेशन अच्छा है, और ऐसे भी हमारा सॉल्यूशन अभी डाइल्यूटेड नहीं है, तो कंसेंट्रेशन रोल प्ले करेगा, क्योंकि डाइल्यूटेड होने पे कंसेंट्रेशन खराब हो जाती है। तो उस केस में अगर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्लोरीन की कंसेंट्रेशन अच्छी है, तो यहां भी तो सोडियम का कंसेंट्रेशन अच्छा होगा, क्योंकि डाला तो हमने NaCl है। तो ऐसा तो नहीं कि एनायन की कंसेंट्रेशन अच्छी हो जाएगी और कैटायन की कंट्रीब्यूशन खराब हो जाएगी। कैटायन की भी तो कंसेंट्रेशन अच्छी होगी, डाला NaCl ही है, जितने Cl टूटे होंगे उतने Na। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है कि Na को छोड़ दिया और बोल रहे हैं Cl की कंसेंट्रेशन अच्छी है? तो इसके पीछे मैं आपको क्या रीजन दूंगा कि यहां हमने क्यों Na को नहीं लिया, क्यों हमने Na को नहीं लिया। Na लिया जा सकता था बट नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम इतना रिएक्टिव मेटल है कि लेबोरेटरी में हम इसको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं, नहीं तो एयर से भी रिएक्शन करके कर लेता है। तो सोडियम इतना रिएक्टिव है कि जैसे डिपॉजिट होगा वैसे ही रिएक्ट कर जाएगा, रहेगा ही नहीं हमारे पास। इतना रिएक्टिव है कि जैसे डिपॉजिट हुआ वैसे ही रिएक्ट कर जाएगा। तो जब रहेगा ही नहीं तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? क्लियर है? तो सीधा लिख दीजिएगा कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, सो एज डिपॉजिटेड रिएक्ट सून। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, so as deposited
रिएक्ट सून। तो डिपॉजिट होते ही रिएक्ट हो जाएगा, बचता ही नहीं है। अब समरी, क्योंकि समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लिखेंगे तो समरी बिना लिखे आपका काम नहीं चलेगा एग्जामिनर के लिए। समरी किसका? तो एक्वस NaCl। किसके केस में? यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ जगह नहीं है, पर आपको लिखना होगा समरी के ब्रैकेट में कि एक्वस NaCl सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। उसके बाद आपको लिखना होगा कि एनोड पे आपने क्या पाया और कैथोड पे आपने क्या पाया। तो एनोड पे हमने क्या पाया आप खुद देखेंगे। एनोड पे पाया हमने क्लोरीन गैस आफ्टर एक्सेप्शन, और कैथोड पे हमने क्या पाया है? हाइड्रोजन गैस। बट अगर ये नहीं पाते, अब जरा ध्यान से सुनेंगे, आपका काम हो चुका है, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। अभी हमने ले क्या लिया? क्लोरीन हटा लिया है, H हटा लिया, यहां से Na बचा हुआ है, यहां से OH। Na और OH जो बचा हुआ है दोनों मिलके क्या बन जाएगा? NaOH। क्लियर है? सारी बात बिल्कुल क्लियर है। NaOH क्यों? क्योंकि यहां से OH बच गया है, Na से यहां, बाकी लोग इवोपरेट हो जाएंगे, इनके क्रिस्टल्स बच जाएंगे। अब जितनी भी जानकारी दी हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस की, अभी डाइल्यूट नहीं किया था। जब डाइल्यूट नहीं किया था तो कॉन्सेंट्रेशन रोल प्ले किया। कॉन्सेंट्रेशन ने बोला कि बीइंग द वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्लोरीन के कॉन्सेंट्रेशन, स्पीड, काइनेटिक्स ज्यादा है, हमने क्लोरीन को फेवर कर दिया। करना तो Na को भी था बट नहीं किया। यहाँ पे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ब्रेक डाउन हुई बिकॉज ऑफ मोर कॉन्सेंट्रेशन। सेम क्वेश्चन रहेगा और एक्वस NaCl की जगह पे अगर डाइल्यूटेड ले लेंगे तब क्या होगा? सेम क्वेश्चन रहेगा और एक्वस NaCl की तरह डाइल्यूटेड NaCl ले लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए सोचना बहुत जरूरी है। तो अब क्वेश्चन बदल के क्या हो गया है? ये सारा खत्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका एडवांस वर्जन डिस्कस कर रहा हूं। तो अब एक्वस के जगह हमने डाइल्यूटेड ले लिया। अब डाइल्यूटेड में पानी इतना पड़ गया कि कॉन्सेंट्रेशन अपना रोल ही प्ले नहीं करेगा। अब पानी इतना पड़ गया कि चीज में कंसंट्रेशन ही नहीं है। 1 लीटर चीनी का सॉल्यूशन जो था उसमें मिठास थी, इतना पानी डाल देंगे उसका चीनी की मिठास अब पता ही नहीं चल रही है। तो अब डाइल्यूटेड आने से कंसंट्रेशन का रोल खत्म। तो जब कंसंट्रेशन का रोल ही नहीं रहेगा तो रोल रहेगा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का। तो जो ये एक्सेप्शन हो रहा था वो एक्सेप्शन नहीं होगा और जो होना चाहिए था इस रूल से लो SRP, तो ये चले जाएगा। तो कौन कौन चले जाएंगे? H एंड OH। तो देखिए अगर ध्यान से देखिएगा तो कौन कौन जाएगा, कब? फर्स्ट केस को भूल जाइए, उसमें हमने अब डाइल्यूटेड कर दिया। डाइल्यूटेड करने से कॉन्सेंट्रेशन का जो रोल आ रहा था वो रोल खत्म हो गया। अब सीधा चले जाएगा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पे। तो जो एक्सेप्शन लिए थे वो भी खत्म हो जाएगा और जो होना था वही होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, इधर से गया OH और इधर से गया H। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी हुई? सिर्फ और सिर्फ किसकी? पानी की। एनोड पे OH और कैथोड पे H। तो जब डाइल्यूटेड लेंगे तो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया और NaCl बच गया। और प्रीवियस केस में क्या बचा था? NaOH। अब क्या बच रहा है? NaCl। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत थी। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको कि जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो यानी नॉन डाइल्यूटेड तो कॉन्सेंट्रेशन रोल प्ले करके एक्सेप्शन केस दे रहा है, बट जब हमने डाइल्यूट कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन का रोल खत्म, सीधा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ट्यूब आएगा। प्रीवियस केस में NaOH बचा था, डाइल्यूटेड केस में वाटर का ही हो रहा है, सिर्फ वाटर का हो रहा है, तो NaCl बचेंगे। मैं इसको रब करता हूं और 1-2 और प्रॉब्लम जल्दी करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा। तो प्रीवियस केस में मैंने आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया कि अनलेस डाइल्यूट नहीं दिया हो, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कॉन्सेंट्रेशन के केस में कॉन्सेंट्रेशन रोल प्ले कर रहा था और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ट्यूब की थ्योरी को वायलेट भी कर रहा था। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी को वायलेट भी कर रहा था। एक्सेप्शनल केस आया था, लेकिन जैसे ही डाइल्यूट कर दिया पानी बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन का रोल खत्म हो गया था और सीधा आंसर आने लगा था प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से। अब एक नेक्स्ट देखेंगे एक्वस CuSO4, फिर भी हमारा अभी इलेक्ट्रोड क्या है? इनर्ट। तो इसको देख लेंगे और लास्ट केस देखेंगे जहां इलेक्ट्रोड इनर्ट नहीं रहे वो भी रिएक्ट करे। तो हमारा कॉपर सल्फेट है और यहाँ पे 2 चीजें हैं, पानी भी है। तो CuSO4 कैसे टूटेगा? Cu2 प्लस NSO4 2 माइनस, पानी है, पानी कैसे टूटेगा? H प्लस एंड OH माइनस। अब ये चीजें जब आपको पता है तो हम तेजी से अपना एनोड और कैथोड कर लेंगे। एनोड पे हमें पता है ऑक्सीडेशन ही होगा
कैथोड पे रिडक्शन होगा। एनोड ए एनायंस आएंगे, एनायंस कौन है जाके देख लें, SO4 2 माइनस एंड OH माइनस। तो 1 by 1 कर लेंगे, SO4 2 माइनस। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन छूटेंगे और बनेगा क्या, S4O8 2 माइनस। क्लियर है, H2O8 2 माइनस बन गया। अब हमें दूसरा लेना है OH माइनस। OH माइनस मैंने पिछली बार भी आपको सिखा दिया था कि जब हम इसका बैलेंसिंग करते थे तो 4OH माइनस होता था, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे और 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन लिबरेट होता था। ऑक्सीजन यहां से लिबरेट होता था। दोनों की ई नॉट लिख लेते हैं ताकि आपको दोबारा इधर मुश्किल नहीं हो। ई नॉट है इसका 1.96 वोल्ट, दूसरे वाले का ई नॉट है 1.23 वोल्ट। अब हो गया। अब सेम काम कैथोड, एनोड पे एनायंस गए थे, कैथोड पे कैटायंस जाएंगे। Cu2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सिंपल। और अब बच गया H प्लस, तो H प्लस भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। दोनों की ई नॉट लिख देता हूं कि आपको आसान हो। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है कहां पे, गैल्वेनिक सेल में 0.34 वोल्ट। और इसकी ई नॉट देख लीजिए, हाइड्रोजन है तो मैंने बोला था 0 ही लीजिए, बेटर रहेगा। अब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहता था, यहां पे रिडक्शन उसी का होगा जिसका SRP क्या हो, हाई हो, और ऑक्सीडेशन होगा जिसका SRP क्या हो, लो हो। यही हमारा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। इस थ्योरी को देखिए, क्या लो 1.96 और 1.23 में कौन लो, ये लो। तो लो क्या लिबरेट होगा, ऑक्सीजन, यही लेंगे। इसमें हाई तो 0 से बड़ा है 0.3, तो यहां पे क्या होगा, कॉपर। अब मैंने आपको बोला था कि हमेशा आपको समरी लिखनी पड़ेगी, तो समरी जब आप लिखेंगे तो आप लिख लेंगे डिटेल्स में, मुझे थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। समरी जब लिखेंगे तो आप लिख लेंगे कि एक्वस CuSO4 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में एक बार एनोड और 1 टाइम कैथोड। तो एनोड पे क्या मिला तो जाके देख ले, एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है और कैथोड पे क्या मिला, हमें कॉपर मिला। तो ये केस हमने कर लिया है एनोड और कैथोड का। इसमें प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी लगा है सीधा कि जो लो SRP हो, लो को हमने प्रेफरेंस दिया, यहाँ हाई SRP हो कैथोड पे, हमने हाई को प्रेफरेंस दिया। अब सेम क्वेश्चन को इनर्ट इलेक्ट्रोड हटा के कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड देखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो अब मूव करते हैं, सेम क्वेश्चन है एक्वस CuSO4 या CuSO4 सॉल्यूशन, बट वहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोड था, अब इलेक्ट्रोड मैंने चेंज कर दिया, इसलिए रेड पेन से लिखा कॉपर इलेक्ट्रोड, क्योंकि कॉपर रिएक्टिव है, वो भी सॉल्यूशन में अपना रिएक्शन देगा। ध्यान देंगे, थर्ड क्वेश्चन था यही क्वेश्चन विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब थर्ड क्वेश्चन को हमने फोर्थ क्वेश्चन बना दिया, इलेक्ट्रोड इसका ऐसा कर दिया जो खुद भी रिएक्शन करेगा। फोर्थ क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड कैसा ले लिया, कॉपर का, सॉल्यूशन सेम है, तो रिएक्शन तो फिर कॉपर का ही रहेगा। CuSO4 कैसे होगा, Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। फिर से एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, फिर से कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन। अब ध्यान देने की बात है कि एनोड पे आते क्या था, मैंने सिखाया था A से एनोड, A से एनायंस, बट यहाँ पे हमारा जो कॉपर है वो भी तो रिएक्ट करेगा, तो अब कॉपर आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन दे के Cu2 प्लस बनेगा। इसीलिए मैंने रेड पेन से लिख दिया। क्यों, ये रिएक्शन क्यों अपोजिट हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एनोड है दैट इज मेड ऑफ कॉपर और वही तो पार्टिसिपेट करेगा। नहीं तो इन जनरल हम एनोड था, यहाँ एनायन लेते और कैथोड पे क्या लेते हैं हम, कैटायन। तो कैथोड पे Cu2 प्लस, और ये हमारा इस पे रिडक्शन करना है, तो इस पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन जाएगा, कॉपर। ध्यान से देखेंगे, यहाँ बना है कॉपर, क्लियर है। पर यहाँ पे ये जो चीज है होनी चाहिए थी एनोड पे एनायन से, बट वो रिएक्शन नहीं हुई, रिएक्शन कुछ बदली बदली सी है, कुछ अपोजिट रिएक्शन हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है कि इस एनोड पे जो हमारा एनोड बना हुआ है वो भी कॉपर का है, और जब वो कॉपर का बना हुआ है तो बिकॉज एनोड इज मेड ऑफ कॉपर, बिकॉज एनोड इज मेड ऑफ copper, they will also react,
they will also participate. अब आपसे इसकी समरी पूछी जाएगी, तो समरी में आप क्या कहेंगे कि एनोड पे कॉपर क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। एनोड पे आपका कॉपर क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, और कैथोड पे कॉपर क्या मिल रहा है आपको, सॉलिड फॉर्म में। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि कॉपर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। क्या कह सकते हैं, कॉपर इज ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये चीज आपको दिख रही है कि कॉपर का ट्रांसफर कहां से हो रहा है, एनोड से कैथोड। एक्स्ट्रा थिंग क्या थी कि कॉपर के इलेक्ट्रोड से कॉपर एनोड पे खुद भी रिएक्ट कर रहा था, इसलिए Cu का हमने यहाँ पे क्या एनोड पे एनायंस लेते थे, एनायंस नहीं आके कॉपर के खुद के इलेक्ट्रोड्स आ गए। क्लियर है। अब यहां से होगी बात कि इतना ज्यादा हमने पढ़ा अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इसके वेरियस एप्लीकेशंस हैं। जब हमने पढ़ा था सेकंड लॉ इक्विवेलेंट मास, पहला। दूसरा हम निकालते हैं इसे क्या, इलेक्ट्रोमेटलर्जी में इसका यूज करते हैं। जब आप 6th चैप्टर पढ़ेंगे अपना मेटलर्जी, उसमें पता चलेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, NaOH अभी थोड़ी देर पहले हमने मैन्युफैक्चर किया था। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज आती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज आती है। ये सारे टर्म्स आप समझेंगे जब आप मेटलर्जी पढ़ेंगे। तो इसके साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर को आप ध्यान से पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो वीडियो को रिव्यू कीजिए, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। पर इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपके काम की हो, तो एक भी जानकारी मिस न करें। जल्द ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, थैंक यू।